जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ही जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। दिसंबर 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए यहाँ पर हम पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ तैयारी में लगे हुए हैं। और हमने टारगेट लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिसंबर 2024 में हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर हम फिलहाल में पूरा पूरा टारगेट लेकर चल रहे हैं कि ये जो समय बचा हुआ है 100 दिन का, इसमें हम कंप्लीट सिलेबस को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लें। साथ ही साथ हम बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ अपनी तैयारी करें, ताकि दिसंबर वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन वो हमारे पढ़े हुए में से आए और हमारा बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। यदि आप भी सपना ले रखे हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, मतलब यदि आप दिसंबर 2024 में हर हाल में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, वो भी बहुत ही गजब के स्कोर के साथ, 80% प्लस के स्कोर के साथ आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि पेपर आपके पढ़े हुए में से आए, तो आप हमने यहाँ पर एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। आप ये ज्योग्राफी का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल में फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि बिल्कुल नाम मात्र फीस में आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट वाला बैच मिलने वाला है। तो यदि आप सच में चाहते हो हर हाल में दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना, मात्र 100 दिन की तैयारी से बहुत ही गजब के स्कोर के साथ जेआरएफ पास करना, तो आप इस गारंटी बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। और इस बैच के माध्यम से मैं आपको बहुत ही बेहतरीन वाला एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्टेड कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। इस बैच के माध्यम से मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाइड करने का प्रयास करूंगा, ताकि आप बिल्कुल सिलेक्टेड तरीके से तैयारी करके आसानी से जेआरएफ पास कर सको। तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। यदि बैच लेना चाहते हो तो अभी तुरंत कॉल करें, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, कोई भी है, और जो केवल और केवल आपके लिए है। ठीक है, अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, इंडियन सॉइल, भारतीय मृदा। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, कल से हमारा ये टॉपिक चला आ रहा है। हमने एक क्लास इसके ऊपर ऑलरेडी कर ली है, जिसमें हमने जो मृदा की परिच्छेदिकाएं हैं, जीरो, ए, बी, सी, इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। जो मृदा के टाइप हैं, जिसमें हमने जॉन सॉइल, इंट्रा जॉइन सॉइल और इसके अलावा एजॉइन सॉइल, इनके बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, यदि आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो एक बार उस क्लास को जरूर देखें, उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पिछले वाली क्लास में हमने ये भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया कि मृदा का निर्माण कितना होता है। आईसीएआर ने जो मृदा का क्लासिफिकेशन किया है वो किस तरीके से किया है। ठीक है, अमेरिका का जो कृषि विभाग है उसने मृदा का जो क्लासिफिकेशन किया वो किस तरीके से किया है। अमेरिका का जो कृषि विभाग है उसने जब मृदा का क्लासिफिकेशन किया तो उसमें उसने आधार क्या माना है। आईसीएआर ने जो अपना मृदा का क्लासिफिकेशन किया, भारतीय मृदा का जो क्लासिफिकेशन किया है, उसमें उसने आधार क्या माना है। ये सारी चीजें हमने पिछली वाली क्लास में कवर कर ली। मतलब जो भारतीय मृदा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारा वहां से क्लियर हो चुका है। ठीक है, आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं और हम प्रयास करते हैं कि आज हमारा ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये वाला था जो मैं आपको डायग्राम बनाकर बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था कि मृदाओं का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, कौन सी मृदा का निर्माण किस तरीके से हुआ है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना मृदा निर्माण का, ये आपको बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेगा ये याद करने में कि ये मृदा भारत के कौन कौन से क्षेत्र में फैली हुई है। भाई सबसे बड़ा कंफ्यूज यहीं पर होते हैं हम कि कौन सी मृदा कहाँ पर फैली हुई है। लेकिन यदि आपने ये अच्छे तरीके से समझ लिया कि कौन सी मृदा का निर्माण किस तरीके से हुआ है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कौन सी मृदा भारत के कौन से क्षेत्र में फैली हुई है, आप इसको बहुत आसानी से याद कर लोगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको केवल इतना याद करना है कि भारत में कौन सा राज्य कहां पर फैला हुआ है या कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। यदि आपको भारत के सभी राज्यों की लोकेशन याद है ना,
तो ये समझो आपको ये पता चल चुका है, ये आपको याद हो चुका है कि कौन सी मिट्टी कौन से राज्य में कौन से क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, बस आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है जो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा चुका हूं। ठीक है, ये जो ICAR ने जो मृदा का क्लासिफिकेशन किया था मोटे मोटे तौर पर 7 भागों में, ये मैं आपको बता चुका हूं। एक बार थोड़ा सा डिटेल से हमने यहाँ पर इन मृदाओं के बारे में भी लिखा है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एरिडो सोइल मिट्टी के बारे में, जिसको एरिडी सोइल मिट्टी भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसको एरिडी सोल्स मिट्टी भी कहते हैं। बहुत सारी बार यहाँ पर सोल्स शब्द का प्रयोग भी होता है, तो आप ऐसे मत सोचना कि ये सोल्स इन्होंने गलत लिख दिया, ये सही है। कई जगह पर केवल सोल शब्द का प्रयोग होता है, कई जगह पर सोइल शब्द का प्रयोग होता है, कई जगह पर सोल्स शब्द का प्रयोग होता है, तो इसको लेकर आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जो एरिडोसोल मिट्टी है ये शुष्क मृदा जैसी होती है। शुष्क मृदा मतलब बिल्कुल एरिड मरुस्थलीय मिट्टी जैसी होती है। जैसे शुष्क मिट्टी होती है ना, शुष्क मिट्टी कौन सी होती है? जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है, जिसमें नमी की मात्रा नहीं होती है। तो आप ये समझ सकते हो, केवल इस कीवर्ड से आपने केवल इस शुष्क मृदा शब्द को पढ़ा। शुष्क मृदा का मतलब क्या है? एक ऐसी मिट्टी जिसमें नमी की मात्रा बिल्कुल कम है। अब आप खुद सोचो कि भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर नमी नाम मात्र है, जहां की मिट्टी में नमी की बहुत ज्यादा कमी है, जहां पर बारिश बहुत ज्यादा कम होती है, जहां का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे है। तो आपको याद आया होगा कि जो पश्चिमी भारत का जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, या जो भारत का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, स्पेशली पश्चिमी राजस्थान का, पंजाब का, गुजरात का, हरियाणा का क्षेत्र, जहां पर थार का मरुस्थल पाया जाता है, वहां पर बारिश भी कम होती है, वहां का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी बहुत नीचे है, तो वहां पर हमें शुष्क मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, तो शुष्क मृदा का संबंध किससे हो गया? एरिडो सोइल से हो गया। अब हम आगे अल्फी सोइल के बारे में डिस्कस करते हैं। अल्फी सोइल मृदा में कम निक्षालित होती है। कम निक्षालित क्या होता है? देखो, कल वाली क्लास में आपको मैं निक्षालन के बारे में बताया कि था कि निक्षालन प्रक्रिया होती क्या है, जिसको हम लिंचिंग प्रोसेस कहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझाया था मैं कि लिंचिंग प्रोसेस क्या होती है, निक्षालन की प्रक्रिया क्या होती है। अब एक ही डेफिनेशन को बार बार रिपीट करना मेरे को बहुत ज्यादा ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि जो कैंडिडेट अच्छे तरीके से पिछली क्लास को देख चुके हैं वो थोड़ा ऐसा महसूस करेंगे कि यार एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट कर रहे हो। तो आपको यदि निक्षालन के बारे में नहीं पता तो पिछली वाली क्लास को देख लेना, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अल्फी सोइल है, इसमें बहुत कम निक्षालन होता है। इस मिट्टी में एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम और मैग्नीशियम बिल्कुल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अल्फी जो सोइल है, इसका जो रंग है बिल्कुल लाल होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? लाल मृदा कह सकते हैं, या इसको हम लाल मिट्टी कह सकते हैं, रेड सोइल कह सकते हैं। अल्फी सोइल जो मिट्टी है वो बिल्कुल उपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है भाई। इसमें खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में है, इसलिए ये क्या है? उपजाऊ है, मतलब कृषि योग्य है। ये वाली जो मिट्टी है वो कहाँ देखने को मिलती है? उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या आर्द्र उपाद्र कटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो जो अल्फी सोइल है ये हमें उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या आर्द्र उपाद्र क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। तो अल्फी सोइल के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा। अब हम मोली सोइल के बारे में डिस्कस करते हैं कि मोली सोइल क्या है। मोली सोइल, ठीक है, मोली सोइल क्या है? अब इसको अच्छे तरीके से समझते हुए पढ़ते हैं। देखो, मोली सोइल के बारे में डिस्कस करें, ये ह्यूमस युक्त शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जाती है। अब यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं मोली सोइल के बारे में। पहला, ये ह्यूमस युक्त होती है, मतलब इसमें जो ह्यूमिडिटी है उसकी प्रचुर मात्रा होती है। क्या होती है? इसमें ह्यूमिडिटी की बिल्कुल प्रचुर मात्रा होती है। इस मिट्टी में ह्यूमिडिटी की बिल्कुल भी कमी नहीं रहती। साथ ही साथ ये वाली जो मिट्टी है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है, जैसे पंपास हो गया, प्रेरी हो गया, ठीक है, डाउन्स हो गया, इनमें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो मोली सोइल है इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ये मिट्टी हमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में देखने को मिलती है। अब इस मिट्टी का जो रंग है वो गहरा काला होता है, डार्क होता है, गहरा रंग होता है इसका।
गहरा रंग क्यों होता है? क्योंकि इस मिट्टी में एक तो ह्यूमस की मात्रा अधिक है, दूसरा यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। अब घास के मैदान में क्या होता है, देखो जो घास की पत्तियां हैं वो टूट टूट कर क्या होती हैं, वहीं पर गिरती रहती हैं, फिर वो गल जाती हैं, तो उससे क्या होता है, मिट्टी का रंग काला होता जाता है। दूसरा, एक तो सूखी मिट्टी हो, एक ऐसी मिट्टी हो जिसमें नमी हो, तो जो नमी मिट्टी है उसका जो रंग है वो सूखी मिट्टी की तुलना में क्या होता है, गहरा होता है। आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आप 2 डिस्पोजल लो प्लास्टिक वाले, एक में बिल्कुल सूखी मिट्टी लो और उसी मिट्टी को दूसरे ग्लास में भरो, उसमें थोड़ा पानी डाल दो, तो जो नमी युक्त मिट्टी होगी, जो गीली मिट्टी होगी, उसका जो रंग है सूखी मिट्टी की तुलना में क्या होगा, डार्क होगा। ठीक है। मोलिसोल मिट्टी का जो सबसे प्यारा एग्जाम्पल वो चरनोजम मिट्टी है। ठीक है। तो यहां से आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वहां पर चरनोजम मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो गया होगा कि चरनोजम मिट्टी में जो ह्यूमिडिटी की मात्रा, जो ह्यूमस की मात्रा है वो बहुत प्रचुर पाई जाती है, बहुत अधिक पाई जाती है। तीसरा आपका कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो गया होगा कि चरनोजम मिट्टी है जो गहरे रंग की मिट्टी है। ठीक है। अब हम अल्टीसोल सॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं। यह सामान्य निक्षालित मिट्टी होती है। जो अल्टीसोल सॉइल है इसका निक्षालन हुआ होता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, थोड़ा बहुत निक्षालन हुआ होता है इसका। ठीक है। मतलब ये जो मिट्टी है इसका थोड़ा बहुत निक्षालन हुआ होता है। जो लेटराइट मिट्टी है ये इसका एग्जाम्पल है। अब एक बार तुरंत याद करो, जब मैंने आपको मिट्टी का निर्माण बताया था, मृदा का निर्माण बताया था, तो मैंने लेटराइट मिट्टी के बारे में बताया था कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो आप खुद याद करो कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण कौन सी कंडीशन में होता है। हमने टोटल 3 प्रकार की मिट्टी पढ़ी थी। एक वो मिट्टी जिनका निर्माण अधिक वर्षांत वाले क्षेत्रों में होता है, एक वो मिट्टी जिनका निर्माण बिल्कुल कम वर्षांत वाले क्षेत्रों में होता है, और एक वो मिट्टी जिनका निर्माण अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में होता है। अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में हमें लवणीय मिट्टी देखने को मिलती है, अधिक वर्षांत वाले क्षेत्रों में हमें लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है, और कम वर्षांत वाले क्षेत्रों में हमें लाल या लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। अब इनका निर्माण कैसे हो रहा है ये हम कल वाली क्लास में समझ चुके थे। ठीक है। अल्टीसोल सॉइल में एल्यूमिनियम और लोहा बिल्कुल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एल्यूमिनियम और लोहा ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इस मिट्टी का जो विस्तार वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। अब हम वर्टिसोल सॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्टिसोल सॉइल प्यारे साथियों कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। अब आप एक बार फिर से याद करो, काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है भाई, जब लावा बाहर निकलता है तो उससे बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण होता है। जब उन बेसाल्टिक चट्टानों का ऋतु क्षरण होता है, या उन बेसाल्टिक चट्टानों का जब क्षरण होता है, अपर्दन होता है, तो उससे जिस मृदा का निर्माण होता है उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, वर्टिसोल सॉइल कहते हैं, ब्लैक सॉइल कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। ठीक है। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, काली मिट्टी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे हम डिस्कस करते हैं इंसेप्टिसोल के बारे में। देखो जो इंसेप्टिसोल मिट्टी है ये अल्प विकसित मृदा है। ये अब भी मिट्टी अपना पूरा विकास नहीं की है, मतलब अर्ध विकसित मिट्टी कह सकते हैं इसको हम। जलोढ़ मिट्टी है जो इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल है। मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि उच्च भूमि वाले क्षेत्र में अपरिपक्व जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है या फिर परिपक्व जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निम्न भूमि वाले क्षेत्रों में परिपक्व जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है या अपरिपक्व जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आप अब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मेरे को, क्योंकि ये मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि जो उच्च भूमि वाला क्षेत्र है वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, निम्न भूमि वाले क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन कहां पर परिपक्व होती है, कहां पर अपरिपक्व होती है, ये आपको बताना है मेरे को। इंसेप्टिसोल में पूर्ण रूप से मृदा परिच्छेदिकाओं का निर्माण नहीं होता। जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है। जो इंसेप्टिसोल सॉइल होती है इसकी जो जल को एक्सेप्ट करने की या जो जल को धारण करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जल धारण की क्षमता अधिक होने की वजह से ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इस मिट्टी का विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, इंसेप्टिसोल सॉइल का विस्तार हमें पर्वत व घाटी वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जहां पर हमें पर्वत देखने को मिलते हैं, जहां पर हमें घाटियां देखने को मिलती है, वहां पर यह मिट्टी हमें बिल्कुल पूर्ण रूप से देखने को मिलती है। ठीक है।
एक होता है एंटीसोल। देखो एंटीसोल सॉइल है, जो एंटीसोल मृदा है, ये अविकसित और नवीन मृदा है। इसको हम क्या कहते हैं? अविकसित मिट्टी कहते हैं, इसको हम नवीन मिट्टी कहते हैं। पानी व हवा आदि के द्वारा अवसादों को जमा करने से एंटीसोल मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, पानी व हवा आदि के द्वारा जब अवसादों का जमाव होता है तो उससे जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटीसोल मिट्टी कहते हैं। एंटीसोल मृदा अपरिपक्व मृदा होती है, मतलब एंटीसोल सॉइल का बहुत अच्छे तरीके से विकास नहीं हुआ है, ये अभी अविकसित मिट्टी है, इसमें हमें मृदा परिच्छेदिका नहीं देखने को मिलती है। एंटीसोल मृदा मरुस्थलीय प्रदेशों के बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जो मरुस्थलीय प्रदेश है जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं वहां पर हमें एंटीसोल सॉइल देखने को मिलती है। तो टोटली कुल मिलाकर ये जो 7 प्रकार की मिट्टियां थी, इनको मैं एक एक करके आपको अच्छे तरीके से बता दिया, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। एक बार जल्दी जल्दी सभी के सभी कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, सभी के सभी कैंडिडेटों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ये मिट्टियां आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई या फिर नहीं आई। अब यहाँ पर हम इस मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे भारत की जितनी भी मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, देखो इसको समझने से पहले मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, देखो नदी के अपरदन व निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मिट्टी बनी है। ठीक है, जैसे ये हमारा भारत है, यहां पर मैं एक बार भारत का मानचित्र बनाता हूं, ये हमारा भारत है। ठीक है, आप भी इस तरीके से एक भारत का प्यारा सा मानचित्र बनाना। ठीक है, मैं भी बहुत अच्छा भारत का मानचित्र बनाने का प्रयास करता हूं ताकि भारत प्राउड फील करे कि यार मेरा मानचित्र इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये सपोज दैट हमारा भारत है। अब इसमें आप एक एक चीजों को समझने का प्रयास करो, साथ के साथ आपको समझना है सभी चीजों को एक एक करके, या फिर आप डायरेक्टली ये जो वर्ल्ड का मैप है इसको देख सकते हो, जिसको मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है। कहाँ गए वो? हट गया। ठीक है, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। नहीं, मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको एक बार ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको। ठीक है, अदरवाइज आपको फिर समझने में दिक्कत आएगी। इसको भी देख लेना, या फिर मैं आपको भारत का मानचित्र बनाकर ही समझा देता हूँ। ठीक है ना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, हमारा सबसे मेन मोटिव यही है कि हर एक लाइन आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। देखो अब भारत में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले हम भारत में ऊपर से शुरू करते हैं भाई। अरे यार, ठीक है कोई ना, दोबारा बनाते हैं भारत का मानचित्र। ठीक है, दोबारा से बनाते हैं भारत का मानचित्र जो कि मैं बना चुका हूँ, और आप भी देख सकते हो इस भारत के मानचित्र को जो बहुत प्यारा सा बनाने का प्रयास किया हूँ मैं। अरे यार नहीं बना प्यारा, क्या हो रहा है भाई, आज मेरे से भारत का मानचित्र ही नहीं बन रहा, अदरवाइज मैं तो बहुत गजब का भारत का मानचित्र बना देता हूँ। अरे यार भाई क्या हो रहा है, भारत का मानचित्र ही नहीं बन रहा मेरे से तो, क्यों नहीं बन रहा ये, आज नाराज है भाई। अरे भाई लास्ट में फिर ऐसा ही बनाना पड़ेगा, फिर भारत सोचेगा कि ये क्या कर दिया। देखो भारत का जब भी मानचित्र बनाओ तो उसमें कोशिश करो आप ब्रेक ज़्यादा लेने का, यदि आप एक ही साथ बनाओगे ना सारा, ठीक है,
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब हम पेन का उपयोग करके मानचित्र बनाते हैं उस दौरान। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने ब्रेक में बनाया, तो ब्रेक में बनाने का फ़ायदा ये है कि इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा भारत का मानचित्र बन गया, बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया है मैंने। अब इसमें देखो, सबसे पहले भारत का ऊपरी क्षेत्र में क्या है, पर्वत है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र इसमें क्या है, पर्वत ही पर्वत है। ठीक है, आपको भी पता है कि इस वाले क्षेत्र में क्या है, हिमालय पर्वत है। ठीक है, मैंने कल वाली क्लास में आपको क्या बताया था कि पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, पर्वतीय मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी का निर्माण होता है। पर्वत का विस्तार कहाँ पर है, हिमालय पर्वत में है। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये याद नहीं करना पड़ेगा कि पर्वतीय मिट्टी कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है। भाई लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी भाग हो गया, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगी, पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कि इस एरिया में कौन कौन से राज्य फैले हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होती है, बहुत सारी नदियां निकलती हैं। आपको भी पता है कि कौन कौन सी नदी निकलती है, जैसे यहाँ पर सिंधु हो गई, यहाँ पर गंगा निकल रही है, यमुना निकल रही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र आ रही है। तो इस वाले क्षेत्र में क्या है, नदियों का बहुत ज्यादा विस्तार है। इस वाले क्षेत्र में नदियां बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या नदियां बहुत ज्यादा है। फिर यहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र है। तो नदी के अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा कौन सी मृदा का निर्माण होता है, तो नदी के अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा, जैसे यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। ठीक है, तो आप देखो कि नदी के अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा कौन सी मृदा का निर्माण हो रहा है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। ठीक है, ये हिमालय से निकलने वाली जो बड़ी नदियां हैं वो है यहाँ पर। तो इन नदियों के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हम देखें, कृष्णा कावेरी नदी हो गई। ठीक है, यहाँ पर गोदावरी नदी हो गई। ठीक है, यहाँ पर कावेरी नदी हो गई। ठीक है, इसके अलावा यदि हम इस क्षेत्र की बात करें, तो इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदी बहती है, जैसे यहाँ पर एक नदी बहती है, यहाँ पर नर्मदा, ये ताप्ती नदियां बहती हैं। तो इस क्षेत्र में भी क्या है प्यारे साथियों, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मतलब जिस जिस क्षेत्र में नदियां प्रभावित होती है ना, उस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये वो क्षेत्र हो गए जहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या होती है, नदियां बहती हैं, और नदियों के अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अब बताओ, पवन के अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा कौन सी मिट्टी का निर्माण हो रहा है। भाई पवन के अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा कौन सी मिट्टी का निर्माण हो रहा है, तो पवन के अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण होता है, या फिर लोएस मिट्टी का निर्माण होता है। तो आप खुद देखो कि पवन कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा अपर्दन और निक्षेपण का काम करती है। कल वाली क्लास में भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था, और दोबारा से भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, स्पेशली जो पश्चिमी राजस्थान वाला भाग है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, शुष्क बालू मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर पवन है जो मिट्टी को अपने साथ उड़ाकर दूसरी जगह पर जमा कर देती है। यहाँ पर पवनों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, अपर्दन किया जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है, पवन बहुत ज्यादा एक्टिव होकर काम करती है। इस वाले क्षेत्र में पवन बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव होकर काम करती है। इसलिए इस क्षेत्र में हमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलती है, या फिर बालू मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको भी याद नहीं करना पड़ेगा आपको कि मरुस्थलीय क्षेत्र में हमें बालू मिट्टी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर पवन बहुत ज्यादा एक्टिव होकर काम कर रही है। अब आप देखो कि कौन सा क्षेत्र है भारत का जहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से बारिश होती है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है भारत का जहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से बारिश होती है, आपको इतना तो पता होना चाहिए ना। और इनका हम अनुमान भी लगा सकते हैं कि अधिक बरसात कहां पर होती है, और जहां पर अधिक बरसात होती है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब ये क्या है, हमारा पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग है, यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से बारिश होती है। ठीक है, जब भारतीय मानसून को पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो मानसिन राम है, आसाम का, मेघालय का मानसिन राम,
चेरापूंजी वाला क्षेत्र, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा बरसात वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा ये तमिलनाडु का थोड़ा बहुत क्षेत्र है जहां पर बहुत अच्छी खासी बारिश होती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी खासी बारिश होती है। तो जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? वहां पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि जिन क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त तरीके से बारिश होती है उन क्षेत्रों में हमें लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, अब आप याद करो कि कौन से क्षेत्र जहां पर कम बारिश होती है। ठीक है, आप याद करो कि कौन से क्षेत्र जहां पर कम बारिश होती है। तो भाई ये वाले क्षेत्र है, कौन से? ये वाले क्षेत्र है जहां पर कम बारिश होती है। ठीक है, ये वाले वो क्षेत्र है जहां पर क्या होती है? बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, इन वाले क्षेत्र में क्या होती है? बहुत कम बारिश होती है। तो जहां पर बहुत कम बारिश होती है वहां पर हमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? जहां पर कम बारिश होती है वहां पर हमें लाल या लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, जहां पर कम बारिश होती है वहां पर हमें लाल या लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ जो पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है ना, यहाँ पर भी हमें लाल या लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग है उस पर कम बारिश होती है। यहां पर मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूं, वर्षा मुखी और वर्षा विमुखी ढाल दो तरीके के होते हैं जिनको हम पवन मुखी या पवन विमुखी ढाल भी कहते हैं। आप बताओ कि पवन मुखी ढाल के ऊपर या वर्षा मुखी ढाल के ऊपर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पवन विमुखी ढाल पर या वर्षा विमुखी ढाल पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? देखो एक बार मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, बाकी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पवन मुखी ढाल कौन सा होता है, पवन विमुखी ढाल कौन सा होता है। हमने क्लाइमेटोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। सपोज डेट ये कोई पर्वत है, इस तरीके से हवाएं चल रही हैं। ठीक है, इस तरीके से हवाएं चल रही हैं, हवा इस पर्वत से टकरा कर क्या हो रही है? ऊपर की ओर उठ रही है। जब ये हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी तो इनका क्या होगा? तापमान कम होगा। तापमान कम होगा तो क्या होगा? संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, और जैसे संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे? इस तरीके से बादल बन जाएंगे, और इन बादलों के द्वारा क्या हो जाएगी? बरसात होना शुरू हो जाएगी। मतलब जो पवन मुखी ढाल है, जिन पर्वत के ढालों से हवाएं टकराती है, उन हवाओं उन किनारों पर क्या होती है? अधिक बारिश होती है। ठीक है, ये पवन मुखी ढाल है, यहाँ पर क्या हो रही है? अधिक बरसात हो रही है, क्योंकि जो पवन है ये पर्वत के इस भाग से टकरा रही है, टकरा कर ऊपर उठ रही है। जब हवा ऊपर उठती है तो उसका तापमान कम होता है, तापमान कम होता है तो संघनन शुरू होता है, संघनन शुरू होता है तो बादल बनते हैं, बादल बनते हैं तो बारिश होती है। ठीक है, अब ये हवा क्या हो रही है? ऊपर जाकर वापस नीचे की ओर उतर रही है इस तरीके से। तो पर्वत के जिस ढाल से हवाएं नीचे की ओर उतरती है उनको हम क्या कहते हैं? पवन विमुखी ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन विमुखी ढाल कहते हैं। ये वो ढाल है जहां से हवाएं नीचे की ओर उतर रही हैं। हवाएं नीचे की ओर उतर रही है मतलब तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ेगा मतलब संघनन की क्रिया होगी, इसका कोई चांस नहीं है। संघनन की क्रिया कब होती है? ध्यान रखना, संघनन की प्रक्रिया तब ही स्टार्ट होगी जब हवा का तापमान औशांक बिंदु पर पहुंचेगा, और औशांक बिंदु पर तापमान है जो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जब हवा नीचे की ओर उतरेगी तो उसका तापमान बढ़ेगा, मतलब औशांक पर तापमान कभी नहीं जाएगा। जब तापमान औशांक पर नहीं जाएगा तो संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी, संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी मतलब बादल कभी नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे मतलब बारिश कभी नहीं होगी। तो इस वाले क्षेत्र में जो वर्षा है वो बिल्कुल नहीं होती, बरसात बिल्कुल नाम मात्र होती है, बाई चांस। ठीक है, तो पवन विमुखी ढाल के ऊपर बरसात नहीं होने के दो बड़े कारण हैं। पहला, हवा जब नीचे की ओर उतरती है तो उसका तापमान बढ़ता है, जिसकी वजह से संघनन नहीं होता, जिसकी वजह से बादल नहीं बनते, जिसकी वजह से बरसात नहीं होती। दूसरा, ये वो हवाएं हैं जिन्होंने पर्वत के पश्चिमी भाग पर ऑलरेडी बरसात कर दी है। भाई ये हवाएं थी ना, ये हवाएं ये इस तरीके से टकराई, ऊपर की ओर उठी, इन्होंने बारिश की, फिर ये ऊपर की ओर गई और फिर ये वापस नीचे की ओर आ रही हैं। तो अब इन हवाओं में क्या हो गई? नमी की मात्रा बहुत कम हो गई। ठीक है, तो ये दो बड़े कारण हैं जिनकी वजह से हवाएं हैं जो पवन विमुखी ढाल के ऊपर बारिश नहीं करती बल्कि पवन मुखी ढाल के ऊपर अच्छी खासी बारिश करती हैं। ठीक है, तो जिन क्षेत्रों में पवन विमुखी स्थिति हमें देखने को मिलती है
वहां पर बारिश नहीं होती है। जहां पर बारिश कम होती है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल या लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। जिन क्षेत्रों में हमें पवन मुखी स्थिति देखने को मिलती है, मतलब वहां पर जबरदस्त तरीके से बारिश होती है, जहां पर अच्छी खासी बारिश होती है, वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे आप। ये जो कॉन्सेप्ट था वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी के सभी कैंडिडेटों को अच्छे से समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। यदि नहीं आया तो एक बार आप फिर से मेरे से डिस्कस कर लेना और कॉल कर लेना। ठीक है, आप सभी के पास मेरे नंबर है। अब इसके अलावा कौन सी मिट्टी बची? एक होती है काली मिट्टी, जिसको मैंने यहां पर नहीं लिखा। ठीक है, जो करेक्शन की हुई फाइल है उसमें मैं डायग्राम के साथ कल वाली क्लास में बता चुका हूं। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? भाई काली मिट्टी है ना, वो किससे बनती है? जब लावा ठंडा होता है, ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ, उससे गर्म लावा निकला, वो लावा जब ठंडा होगा तो उससे बेसाल्टिक चट्टानें बनेंगी। जब उन बेसाल्टिक चट्टानों का क्या होगा? अपक्षय होगा, तो उनसे क्या होगा? एक मिट्टी बनेगी, और उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। अब आपको खुद को पता होना चाहिए कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जहां पर ज्वालामुखी क्रिया बहुत अधिक हुई है, जिस क्षेत्र का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन के द्वारा हुआ है, जिस क्षेत्र के ऊपर लावा फैला हुआ है। जहां पर लावा फैला हुआ है वहां पर बेसाल्टिक चट्टानें होंगी। जहां पर लावा फैला हुआ है वहां पर काली मिट्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि काली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? उस लावा के अपक्षय के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो हमारे भारत का जो ये वाला क्षेत्र है, कौन सा वाला? जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलती है? ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को मिलती है इस वाले क्षेत्र पर। इस वाला क्षेत्र है, ये जो ये वाला क्षेत्र है, इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? ज्वालामुखी के लावा के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलती है? काली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी जो मिट्टियां वो समझ में आ गई। पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्र में, जलोढ़ मिट्टी जहां पर नदियां प्रवाहित होती हैं उस क्षेत्र में। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी जहां पर पवन प्रवाहित होती है, लेटराइट मिट्टी जहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से बारिश होती है, मतलब पवन मुखी ढाल। ठीक है, इसके अलावा लाल या लाल पीली मिट्टी जहां पर बारिश बहुत कम होती है, मतलब पवन विमुखी ढाल। इसके अलावा काली मिट्टी जहां पर ज्वालामुखी उद्भेदन बहुत ज्यादा होता है, जहां पर लावा का बहुत जबरदस्त तरीके से विस्तार हो रहा है। तो ये मोटी मोटी मिट्टियां समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा एक मिट्टी बची हुई है पिट। पिट मिट्टी हमें उन क्षेत्र में देखने को मिलती है जहां पर क्या है प्यारे साथियों? बहुत जबरदस्त तरीके से क्या है? दलदली क्षेत्र है। अब दलदली क्षेत्र कहां पर मिलता है? डेल्टाई क्षेत्रों में मिलता है। जैसे सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र है, वहां पर हमें दलदली क्षेत्र देखने को मिलता है, मतलब वहां पर पिट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो जो पिट मिट्टी है वो बहुत ज्यादा क्षेत्र में नहीं पाई जाती, कुछ लिमिटेड क्षेत्र में पाई जाती है। स्पेशली तरीके से जो दलदली क्षेत्र जैसे सुंदरबन डेल्टाई वाला भाग हो गया, वहां पर पाई जाती है। तो एक बार सभी के सभी कैंडिडेट ये बताओ कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? क्या अभी भी आपको रटना पड़ेगा कि कौन सी मिट्टी भारत के कौन से राज्य में कौन से क्षेत्र में विस्तृत है? मेरे अकॉर्डिंग आपको अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी ये रटने की कि कौन सी मिट्टी कौन से राज्य में कौन से क्षेत्र में फैली हुई है। बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी मिट्टी का निर्माण किस तरीके से हुआ है। और यदि ये आपको याद है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, तो आप 100% तरीके से हर एक मिट्टी के बारे में बता पाओगे कि वो मिट्टी कहाँ कहाँ पर फैली हुई है। बस आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। हर एक स्टेट की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। आप ज्योग्राफी के कैंडिडेट हो, आपको इतना तो पता होगा ही होगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। नहीं पता तो एक बार मैप में देख लो, क्योंकि ये बहुत सारी जगह काम आएगा आपके कि भारत का कौन सा राज्य कहाँ पर है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ बोलूँ तो तुरंत लोकेशन ध्यान आनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ कहाँ पर है। आसपास के राज्य भी याद आ जाने चाहिए कि छत्तीसगढ़ के चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं। उत्तर प्रदेश बोलूँ तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, उसके चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं, कौन सा राज्य कौन सी दिशा में। ठीक है, तो अब हम आगे शुरू करते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर कॉलिंग नंबर है जो केवल आपके लिए है। कभी कॉल करना कभी मैसेज करना, 24×7 आपके लिए ये नंबर। बस एक इतनी कंडीशन है कि आप पेड बैच में होने चाहिए, क्योंकि जो विदाउट पेड बैच वाले कैंडिडेट हैं इतना टाइम नहीं मिल पाता कि सभी कैंडिडेटों को मैं कॉल पर बेहतरीन तरीके से समझा सकूं, हर एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से मैं गाइड कर सकूं। तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप इस तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कंप्लीट ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हो,
आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हो, आप हर एक कंफ्यूज करने वाले फैक्ट को अच्छे तरीके से याद करना चाहते हो, तो आप हमारा ज्योग्राफी का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस ज्योग्राफी के गारंटी बैच में हम हर एक टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक फैक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से याद करेंगे, ताकि सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके थ्रू आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब भी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं एक एक करके इन मिट्टियों के बारे में, और इनको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और इसमें हम जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक का अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी जल्दी सभी के सभी कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो काली मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी है, इन दोनों के बारे में हमने कल वाली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया था कि जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, काली मिट्टी क्या होती है, ठीक है। दोनों की दोनों जो मिट्टियां हैं वो कहाँ पर फैली हुई हैं, मतलब इनका क्षेत्र विस्तार कहाँ पर है, कौन कौन से राज्य में विस्तृत है ये, और ये किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त हैं, उसमें कौन कौन से खनिज पदार्थों की अधिकता है, कौन कौन से खनिज पदार्थों की इनमें कमी है, अभाव है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं पिछली वाली क्लास में। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं लाल पीली मृदा के बारे में, जिसको हम रेड येलो सोइल बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये जो हम 8 प्रकार की मिट्टियां पढ़ रहे हैं, जो ICAR के द्वारा क्लासिफाई की गई हैं। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है, जिसमें इन्होंने लाल पीली मिट्टी को एक मिट्टी का प्रकार माना है। लेकिन कई विद्वानों ने भारतीय मिट्टियों का क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें इन्होंने 2 अलग अलग मिट्टियां मानी है, एक लाल पीली मिट्टी, ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने एक लाल मृदा और माना है, लाल मृदा, ठीक है, लाल पीली और लाल मृदा, ये दोनों अलग अलग माना है। जबकि यहाँ पर हम इन दोनों को एक ही मानकर अध्ययन करने वाले हैं, लाल पीली मिट्टी के रूप में, रेड येलो सॉइल के रूप में ठीक है। अब देखो इस मिट्टी का जो निर्माण है वो प्राचीन आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। अब आर्कियन चट्टानें कौन सी हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कौन सी हैं भाई? जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, इंडियन ज्योग्राफी का जो हमारा स्टार्टिंग का जो लेक्चर था, जहां पर हमने इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत की थी, भारत की उत्पत्ति कैसे हुई थी ये मैं आपको समझाया था वहां पर। तो वहां पर मैंने ये बताया था कि भारत में अब तक टोटल 7 प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो चुका है। भारत की जो सबसे प्राचीनतम चट्टानें वो कौन सी? आर्कियन क्रम की चट्टानें, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी थी। यदि अभी तक वो क्लास नहीं देखी आपने तो एक बार उस क्लास को देखना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या है, वहां से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है कि ये भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टानें, या वैसे ये पूरी दुनिया की सबसे प्राचीनतम चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, लेकिन भारत की भी ये सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। तो जिस क्षेत्र में ये आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम की चट्टानें फैली हुई थी, उन चट्टानों का क्या हुआ? अपक्षय हुआ, ठीक है, और उसके अपक्षय से क्या बनी? एक मिट्टी बनी, और उस मिट्टी को हम क्या कहें? रेड येलो सॉइल बोले, लाल पीली मिट्टी बोले, ठीक है। तो जो लाल पीली मिट्टी है, इसका निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? धारवाड़ और आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ है, ठीक है। लाल पीली जो मिट्टी है, इसका रंग कैसा है? लाल है। अब यहां पर इसका रंग लाल क्यों है? इसके पीछे कारण है लोहे का ऑक्सीकरण, ठीक है। लोहे के ऑक्सीकरण की वजह से जो लाल पीली मिट्टी है, इसका रंग लाल होता है। फेरिक ऑक्साइड की वजह से, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड के जल योजन की वजह से इस मिट्टी का रंग क्या है? पीला है, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, लाल पीली मृदा, लाल पीली मिट्टी का नाम किसके आधार पर पड़ा है? इसके रंग के आधार पर पड़ा है, कि जो लाल पीली मिट्टी है, इस मिट्टी का कहीं पर रंग लाल रहता है और कहीं पर रंग इसका पीला रहता है। सपोज दैट ये एक क्षेत्र है जहां पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, इसमें ये वाला जो भाग है यहाँ पर लाल रंग की मिट्टी पाई जा रही है, इस वाले भाग में पीले रंग की मिट्टी पाई जाती है। तो लाल पीली मिट्टी का जहां पर रंग पीला होता है, इसके पीले रंग का सबसे बड़ा कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड का जल योजन, ठीक है।
लाल पीली मिट्टी के लाल रंग होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? लोहे का ऑक्सीकरण। ठीक है, तो लोहे के ऑक्सीकरण की वजह से इस मिट्टी का रंग लाल होता है। फेरिक ऑक्साइड के जल योजन की वजह से इस मिट्टी का रंग पीला होता है। यह अपक्षालित या निक्षालित मृदा है, लिंचिंग है। ठीक है, लिंचिंग, अपक्षालित कह दो या निक्षालित कह दो, मतलब इस मिट्टी का क्या हो चुका है, बहुत अच्छे खासे तरीके से निक्षालन हो चुका है। इस मिट्टी का बहुत अच्छे खासे तरीके से क्या हो चुका है, लिंचिंग प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया। ऊंचाई वाले भागों में यह मिट्टी पतली, जो ऊंचाई वाले भाग है वहां पर यह मिट्टी पतली, कंकड़ीली, हल्के रंग की होती है, जबकि निम्न मैदानों की मृदा गहरे रंग की, तुलनात्मक रूप से अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है भाई, जिन क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, अब लाल पीली मिट्टी को लेकर भी कंडीशन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जलोढ़ मिट्टी को लेकर कंडीशन है कि जो उच्च जलोढ़ प्रदेश हैं जहां पर या फिर जहां पर उच्च भाग हैं, ऊपर उठे हुए भाग जहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नीचे धसे हुए भाग जहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वहां पर एक जगह परिपक्व जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एक जगह अपरिपक्व जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसी तरीके से ऊंचाई वाले भाग जहां पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, वहां पर इस मिट्टी का रंग थोड़ा हल्का होता है। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी की एक पतली सी लेयर पाई जाती है जिसमें कंकड़ पत्थर बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, जबकि लाल पीली मिट्टी जो निम्न मैदानों में पाई जाती है वहां पर इसका रंग थोड़ा गहरा होता है और तुलनात्मक रूप से ये अधिक उपजाऊ होती है। लाल पीली मिट्टी की यदि हम विस्तार की बात करें तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्र में फैली हुई है। तो लाल पीली मिट्टी सबसे ज्यादा तमिलनाडु में विस्तृत है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार वो तमिलनाडु में है। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लेकिन यदि हम इसके सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो वो कहां पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी का जो निक्षालन बहुत अधिक हो चुका है, बहुत अधिक निक्षालन होने की वजह से जो खनिज तत्व वो क्या हो चुके हैं, बिल्कुल नीचे जा चुके हैं। इस प्रकार की मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम व चूने के अंश अधिक पाए जाते हैं, किंतु जीवाश्म पदार्थ, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। भाई निक्षालन दो तरीके से होता है, या फिर आप ऐसा ध्यान रख लो कि ये जो लाल पीली मिट्टी है इसका बहुत अधिक निक्षालन हो चुका है, ये बहुत अधिक निक्षालित हो चुकी है। लाल पीली मिट्टी में लाल, लोहा, एल्यूमिनियम और चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। जीवाश्म पदार्थ, नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें बहुत अधिक कमी पाई जाती है। पश्चिमी घाट के गिरिपदीय क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी घाट का जो गिरिपदीय क्षेत्र है उसकी जो एक लंबी पट्टी वाला जो क्षेत्र है उसमें हमें लाल दोमट मिट्टी देखने को मिलती है। चूने की कमी के कारण यह आंशिक रूप से अम्लीय है। ठीक है, पोषक तत्वों की कमी के कारण यह कम उपजाऊ है। अब देखो प्यारे साथियों, चूने का अंश इसमें अधिक पाया जाता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं चूने की कमी पाई जाती है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर एक लाइन में तो आपने बता दिया कि चूने का अंश अधिक है, दूसरे में बता दिया आपकी यहाँ पर चूने की मात्रा कम पाई जाती है। देखो एक चीज ध्यान रखना, इस तरीके का कंफ्यूजन आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा। जो मिट्टी है उसमें लोहा पाया जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, ये वो तत्व हैं जो जरूरी होते हैं मिट्टी के उपजाऊपन के लिए। ठीक है, ये वो खनिज तत्व हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन के लिए जरूरी है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, चूना पत्थर। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमस, ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन, इसके अलावा फास्फोरस, इसके अलावा पोटास। ठीक है, इसके अलावा जीवाश्म पदार्थ, देखो ह्यूमस को जीवाश्म पदार्थ कहते हैं। ये ऐसे खनिज तत्व हैं जो किसी मिट्टी की उर्वरकता का मापन करते हैं। इनमें से कुछ तत्व हैं, यदि ये किसी भी क्षेत्र में ये सारे सारे तत्व हैं, यदि कोई ऐसी मिट्टी हो जिसमें ये सारे सारे तत्व हो, समझो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होगी। अब यदि इन सभी तत्वों की बात करें कि ये जो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 तत्व हैं,
इन 7 तत्वों में से लोहा, एल्यूमिनियम, चूना पत्थर, ये 3 तो क्या है, लाल मिट्टी में अधिक पाए जाते हैं। ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। पोटास को हटा दो चाहे यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर पोटास को शामिल नहीं किया। पोटास बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है इस मिट्टी में। ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये तीनों क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर कम पाए जाते हैं। हम इन 6 में तुलनात्मक तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान रखना, 6 में तुलनात्मक तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। यदि हम इन 6 की मात्रा देखें लाल पीली मिट्टी में, तो इन 6 तत्वों में से या 6 खनिजों में से लोहा, एल्यूमिनियम, चूना पत्थर लाल पीली मिट्टी में अधिक पाए जाते हैं। ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस लाल पीली मिट्टी में कम पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। लेकिन ध्यान रखना, जो लाल पीली मिट्टी है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, एक तो इसमें पोषक तत्व कम है। ये जो जितने भी पोषक तत्व है इनकी मात्रा इसमें कम है, पर्याप्त मात्रा नहीं है इसमें। दूसरा, इसमें चूने की कमी है। भाई इन 6 तत्वों में चूना अधिक है, लेकिन जितना चाहिए ना उतना अधिक नहीं है। हेलो, हाँ ठीक है, तो जितना चाहिए ना चूना पत्थर उतना नहीं है, इसलिए यहाँ पर चूने की मात्रा क्या है, कम है। ठीक है, चूने की मात्रा क्या है, कम है, इसलिए इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, अम्लीय गुण पाया जाता है। अब ये लाइन अभी नहीं समझ में आई होगी, मैं अब एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। सपोज डेट आप 6 दोस्त हो, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम सी, चौथे का नाम डी, पांचवें का नाम ई। 5 दोस्त मानकर चल रहे हैं, 6 ने मत मानो चाहे, बाकी कितने भी ले लेना दोस्त। कोई भी आपने एग्जाम दिया और उस एग्जाम को क्वालिफाई करने का जो क्राइटेरिया था वो मिनिमम 40% का था। ठीक है, मतलब जिस कैंडिडेट के 40% से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे वो उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा, जिसके 40% से कम मार्क्स आएंगे वो उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करेगा। ए जो कैंडिडेट था, ये 5 अच्छे दोस्त थे। ए कैंडिडेट क्या है, 38% मार्क्स, बी कैंडिडेट क्या है, 36% मार्क्स, सी कैंडिडेट क्या है, 39% मार्क्स, डी कैंडिडेट क्या है, 35% मार्क्स, और ई कैंडिडेट क्या है, 34% मार्क्स। ठीक है, मतलब ओवरऑल यदि हम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया देखें तो ये पांचों के पांचों दोस्त फेल हो गए, क्योंकि पांचों के पांचों दोस्तों के सही नंबर नहीं थे। लेकिन यदि हम इन पांचों दोस्तों में तुलना करें तो बी, ए और जो सी है, इन दोनों के क्या है, सर्वाधिक नंबर है। ठीक है, जबकि बी, डी और ई इन तीनों के क्या है, न्यूनतम नंबर है। भाई सेम सीन हो रहा है किसमें, लाल पीली मिट्टी में। यहां पर टोटल 5 खनिज तत्वों को शामिल किया गया, लोहा, एल्यूमिनियम, चूना पत्थर, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म पदार्थ। ये टोटल 6 खनिज तत्वों की बात की गई। भाई ये 6 के 6 जो खनिज तत्व है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जितने खनिज तत्व, जितनी मात्रा में एक उपजाऊ जमीन के लिए खनिज तत्व चाहिए ना, उतने नहीं है ये। लेकिन यदि हम 6 के अंदर देखें ना तो सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है, लोहा, एल्यूमिनियम और चूने की है, जबकि जीवाश्म पदार्थ, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। जैसे इस एग्जाम्पल से समझ लिए होंगे कि भाई जमीन के उपजाऊपन के लिए कम से कम 40% खनिज होना, खनिज की मात्रा 40% होना जरूरी है। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जमीन के उपजाऊपन के लिए कम से कम 40% खनिज की मात्रा होना कंपलसरी है। ए खनिज जिसको हम यहाँ पर लोहा मान रहे हैं, बी खनिज जिसको हम एल्यूमिनियम मान रहे हैं, सी खनिज जिसको हम चूना पत्थर मान रहे हैं, डी खनिज जिसको हम जीवाश्म पदार्थ मान रहे हैं, ई खनिज जिसको हम नाइट्रोजन मान रहे हैं, और इसके अलावा एफ खनिज जिसको हम यहाँ पर फास्फोरस मान रहे हैं। ठीक है, मैं और भी अच्छे से समझा देता हूँ एक बार यहाँ पर लिख कर ही इस तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, फिर वो निशान लगाकर भेजेंगे सर ये समझ में नहीं आया, ये हमने एफ मान लिया। ठीक है, ए खनिज जिसका हमने नाम रखा यहाँ पर लोहा, एफ ई, बी कैंडिडेट का नाम हमने एल्यूमिनियम, सी कैंडिडेट का नाम हमने चूना, ठीक है, डी कैंडिडेट का नाम हमने नाइट्रोजन, ई कैंडिडेट का नाम हमने फास्फोरस, ठीक है, और एफ कैंडिडेट का हमने नाम रखा यहाँ पर जीवाश्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमने इन 6 खनिजों का नाम रख लिया। ठीक है,
हम यदि उपजाऊ जमीन को परिभाषित करें, मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं केवल, यदि हम किसी भी जमीन के उपजाऊपन का मापन करें तो हमने उसका एक मापदंड निर्धारित कर लिया कि यदि किसी भी जमीन में इन 6 खनिज तत्वों की मात्रा 40% से ज्यादा होगी वो जमीन उपजाऊ होगी, और जिस मिट्टी में इन 6 खनिज तत्वों की मात्रा 40% से कम होगी वो अनुपजाऊ जमीन होगी। भाई लोहे की मात्रा 38% है, एल्यूमिनियम की मात्रा 39% है, चूने पत्थर की मात्रा 38% है, नाइट्रोजन की मात्रा 35% है, फास्फोरस की मात्रा 34% है, ठीक है, जीवाश्म पदार्थ की मात्रा 33% है। तो आप बताओ क्या ये जो जमीन होगी ये उपजाऊ होगी? नहीं है, क्योंकि उपजाऊ जमीन हम उसको कहेंगे जिसमें खनिज तत्वों की मात्रा 40% से ज्यादा है। इन 6 में से कोई सा भी खनिज नहीं है जिसकी मात्रा 40% से ज्यादा हो, मतलब ये जमीन अनुपजाऊ है। लेकिन यदि हम इन 6 खनिजों में से देखें कि सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, तो हमें पता चला कि लोहा, एल्यूमिनियम, चूना पत्थर, इन 6 की मात्रा, 3 की मात्रा अधिक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म इन 3 की मात्रा कम है। लोहा, एल्यूमिनियम, चूना पत्थर की मात्रा अधिक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की मात्रा कम है। बिल्कुल सेम सीन है यहां पर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो जो लाल पीली मिट्टी है उसका अम्लीय होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि इसमें चूने का जो अंश है, चूने की जो मात्रा वो बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो पोषक तत्व उनकी मात्रा कम पाई जाती है, जिसके लिए क्या है, एक अनुपजाऊ है, इसमें उपजाऊपन नहीं है। लाल पीली मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है? कर्नाटका में है। कहां पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। और यहां पर मैंने देखो यहां पर इसको हटाना एक बार आप, ठीक है, इसको हटा लेना, ये यहाँ पर बाई मिस्टेक आ गया। सर्वाधिक ये तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटक में है। लाल पीली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ना कि तमिलनाडु में। ये यहाँ पर बाई मिस्टेक है, तो इसको आप सभी के सभी कैंडिडेट हटा देना, ठीक है। ये पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गए। ठीक है। अब देखते हैं भाई, जो लाल पीली मिट्टी है ये दलहन, चावल, मोटे अनाज की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हाल ही के वर्षों में तमिलनाडु, कर्नाटक में इस मृदा में रबड़, कवा के बागानों का विकास किया जा रहा है, ठीक है। तो जो लाल पीली मिट्टी है ये इसका सबसे ज्यादा विस्तार कर्नाटका में है। लाल पीली मिट्टी है जो दलहन, चावल, मोटे अनाज, रबड़, कवा आदि की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। तो आपको ये बिल्कुल यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ताकि यहाँ से यदि कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो वो आपका ठीक हो जाए। तो जो लाल पीली मिट्टी है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बिल्कुल। यदि किसी भी कैंडिडेट को इस लाल पीली मिट्टी में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो वो एक बार जरूर मेरे साथ डिस्कस कर सकता है, ठीक है। बाकी सभी के सभी कैंडिडेटों के पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर ही भी हैं, ये मेरे कॉलिंग नंबर भी हैं। कभी भी आप मेरे से व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। यदि आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। अभी फिलहाल में फीस में बहुत गजब का ऑफर चल रहा है। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल नाम मात्र फीस में आपको बहुत बेहतरीन क्वालिटी वाला बैच मिलने वाला है। तो यदि आप एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करना चाहते हो, हर हाल में आप दिसंबर में जरा पास करना चाहते हो, तो आप ये बैच जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लेटराइट मिट्टी के बारे में डिस्कस करते हैं कि लेटराइट मृदा क्या है। ये स्थानबद्ध मृदा है। स्थानबद्ध मृदा का मतलब है इस मिट्टी का जो निर्माण है वो यहाँ की चट्टानों के द्वारा हुआ है, ठीक है। स्थानबद्ध मिट्टी, हम उस मिट्टी को कहते हैं जिस मिट्टी का निर्माण वहां की स्थानीय चट्टानों के द्वारा होता है, ठीक है। जैसे ये आपका गांव है, यहाँ पर कोई चट्टान थी, इस चट्टान का क्या हुआ? अपरदन हुआ, ये चट्टान बारीक बारीक कणों में डिवाइड हो गई, टूट गई, फिर उससे एक मिट्टी का निर्माण हो गया, वो मिट्टी भी यहीं पर रह गई, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्थानबद्ध मिट्टी कहेंगे। तो जो लेटराइट वो एक स्थानबद्ध मिट्टी है जिसको हम क्षेत्र मृदा भी कह सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि क्षेत्रीय मिट्टी हम कौन कौन से कहते हैं, कौन कौन सी मिट्टियों को कहते हैं, अक्षेत्रीय मिट्टी हम कौन कौन सी मिट्टियों को कहते हैं। लेटराइट मृदा उच्च तापमान, क्रमिक आर्द्र व शुष्क ऋतु वाले
क्षेत्रों में विकसित होती है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जो लेटराइट मिट्टी है ना, वो उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता, ठीक है, जो लेटराइट मिट्टी है वो उच्च तापमान, क्रमिक आर्द्र व शुष्क ऋतु वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक बरसात के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। भाई ये वाली जो लाइन है ना, इससे कई बार क्वेश्चन बन चुका, कई बार, कि जो लेटराइट मिट्टी है वो उच्च तापमान और क्रमिक आर्द्र व शुष्क ऋतु वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। जो लेटराइट मिट्टी है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक बरसात का परिणाम है। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र शब्द से आपको पता चल गया होगा कि अधिक तापमान की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो जो लेटराइट मिट्टी है वो अधिक तापमान और अधिक बरसात वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। आप ऐसा भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, यह मिट्टी ठीक है, ये मिट्टी है जो उच्च तापमान और उच्च बरसात वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस लाइन को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ताकि इस तरीके से भी यदि क्वेश्चन पूछे तो वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। बाकी ये जो ऊपर की दो लाइन है, इनसे भी आपको समझ में आ गया होगा कि लेटराइट मृदा है जो उच्च तापमान और क्रमिक आर्द्र व शुष्क ऋतु वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक बरसात के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम है। बरसात के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाता है, लेकिन लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिकों से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। अब इसमें क्या है, जैसे सपोज दैट ये हमारा धरातल है, यहाँ पर ये इसका ऊपरी भाग है। ठीक है, ये मिट्टी का ऊपरी भाग है। अब ये जो मिट्टी का ऊपरी भाग है, इसमें कौन कौन से खनिज है, सपोज दैट यहाँ पर एक तो एल्यूमिनियम है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर चूना पत्थर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लोहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है प्यारे साथियों, सिलिका है। ठीक है, ये कुछ खनिज तत्व है जो इस मिट्टी में विद्यमान है। जबरदस्त तरीके से बारिश हुई, बारिश होने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, जबरदस्त तरीके से पानी भर गया। ठीक है, अब होगी निक्षालन की प्रक्रिया शुरू। पानी भर गया, पानी धीरे धीरे क्या होगा, जमीन में नीचे की ओर रिसेगा। तो अब पानी जब धीरे धीरे नीचे की ओर रिसेगा तो ये क्या करेगा, जो घुलनशील सिलिका है और जो घुलनशील चूना पत्थर है, उसको ये अपने साथ घुलाकर क्या करेगा, नीचे की ओर लेकर चला जाएगा। मतलब जो चूना पत्थर और जो सिलिका है वो इस जल के साथ घुलकर नीचे की ओर चली गई, जबकि जो लोहा और एल्यूमिनियम ये क्या है, जल के साथ अघुलनशील है, तो ये यहीं पर रह गई। तो ज्यादा बरसात होने की वजह से निक्षालन ज्यादा होगा, निक्षालन ज्यादा होगा तो ये घुलनशील पदार्थों को बिल्कुल पूर्ण रूप से नीचे लेकर चला जाएगा। मतलब अब ये जो भाग है इसमें सिलिका और जो चूना पत्थर है इसका पूर्ण रूप से अभाव हो गया, क्योंकि सिलिका और चूना पत्थर क्या जल के साथ घुलनशील है, वो जल के साथ घुलकर नीचे चले गए। और इस भाग में जो विद्यमान एल्यूमिनियम और लोहा था वो यहीं की यहीं विद्यमान रह गया। मतलब इस लेटराइट मिट्टी में चूना पत्थर सिलिका का तो पूर्ण रूप से अभाव रहता है, लोहा और एल्यूमिनियम यहाँ पर पूर्ण रूप से भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अधिक निक्षालन के परिणाम या अधिक निक्षालन की वजह से लेटराइट मिट्टी में एल्यूमिनियम और लोहा के जो ऑक्साइड है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि सिलिका व चूना पत्थर के जो यौगिक है उनका अभाव पाया जाता है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी के स्वरूप ईंट की तरह होता है। ठीक है, जो लेटराइट मिट्टी है ना, इसका जो स्वरूप है, लेटराइट मिट्टी का जो स्वरूप है वो ईंट की तरह होता है। अब ईंट की तरह कैसे होता है, ये भी मैं आपको बताता हूं कि ईंट की तरह कैसे होता है। देखो इसको हम समझते हैं। भाई जैसे ईंट में जो गुण पाए जाते हैं वो इसी में पाए जाते हैं, क्योंकि भीगने पर ये कोमल और सूखने पर ढेलेदार हो जाती है। जो लेटराइट मिट्टी है ना, इसमें ईंट के समान गुण पाए जाते हैं। अब ईंट के समान गुण पाए जाने का मतलब है कि भीगने पर तो ये मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल कोमल हो जाती है।
लेकिन सूखने पर ये मिट्टी है जो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। ये इस मिट्टी का विशेष गुण है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है जिसमें ईंट के समान गुण पाए जाते हैं। तो लेटराइट मिट्टी में ईंट के समान गुण पाए जाते हैं, क्योंकि भीगने पर यह कोमल हो जाती है, सूखने पर यह टाइट हो जाती है। उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। अतः इस मिट्टी में जैव पदार्थ या ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना पत्थर की कमी पाई जाती है। लोहा व एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, लोहा एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना पत्थर की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये मिट्टी उपजाऊ नहीं है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। फसलों को उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद उर्वरों का भारी मात्रा डालनी पड़ती है। इन मिट्टियों का लाल रंग इसमें उपस्थित लोहा ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है भाई, जो लेटराइट मिट्टी वो खेती के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों या पोषक खनिज तत्वों का अभाव पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी का जो रंग वो भी लाल होता है। अब लेटराइट मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इसमें लोहा ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। तो लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, रेड होता है, लाल होता है। ठीक है, आगे लेटराइट मिट्टियों के रासायनिक संगठन व ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियां अधिक अम्लीय होती है। भाई, जो ऊपरी भाग की लेटराइट मिट्टी है वो ज्यादा अम्लीय होती है, नीचे के भाग की जो लेटराइट मिट्टी है वो कम अम्लीय होती है। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम की अधिकता, नाइट्रोजन, फास्फेट, चूना पत्थर व जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। ये मिट्टी कम उपजाऊ है, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इसमें कपास, चावल, राई, गन्ना, दाल, चाय, कव्वा, काजू आदि की खेती की जाती है। ठीक है, तो जो लेटराइट मिट्टी है ये कौन कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त है, तो कपास, चावल, राई, गन्ना, दाल, चाय, कव्वा और काजू, इन फसलों की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, लेटराइट मिट्टियां देश के लगभग 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी को काम लिया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जो काजू की खेती की जाती है वो लेटराइट मिट्टी पर की जाती है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में जो लेटराइट मिट्टी है वो काजू की फसल के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, मकान बनाने के लिए लेटराइट मिट्टी को काम लिया जाता है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लेटराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। जो लेटराइट मिट्टी है इसका सबसे ज्यादा विस्तार हमें केरल में देखने को मिलता है। ठीक है, इस मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार वो कहां पर है, केरल और कर्नाटक में है। ठीक है, तो जो लेटराइट मिट्टी है ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। लेटराइट मिट्टी को लेकर, लाल पीली मिट्टी को लेकर, काली मिट्टी को लेकर, जलोढ़ मिट्टी को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप जरूर डिस्कस कर सकते हैं। जरूर आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ताकि मैं आपके कंफ्यूजन को अच्छे तरीके से दूर कर सकूं, क्लियर कर सकूं। और यदि आप हमारे साथ इसी तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ आप तैयारी करके हर हाल में दिसंबर में जेआरएफ पास करना चाहते हो, तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर लिखे हुए हैं, तुरंत व्हाट्सएप पर चैट करो, कॉल करो। अभी नया बैच शुरू हुआ है, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सभी चीज़ों को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पढ़ने वाले हैं। आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो। तो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में पूरी मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ। तो चलो, अब हम जो अगला मिट्टी का प्रकार है जिसको हम हिल सोइल कहते हैं, पर्वतीय मिट्टी कहते हैं, ध्यान रखना, जो पर्वतीय मिट्टी है इसको वन्य मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, जो पर्वतीय मिट्टी है इसी को वन्य मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों नाम सिमिलर है, पर्वत कह दो चाहे वन कह दो, क्योंकि जो वन सामान्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं, पर्वतों में पाए जाते हैं, इसलिए पर्वतीय मिट्टी को वन्य मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो इस मृदा को वन्य मृदा भी कहा जाता है। पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मृदा की परत पतली होती है। अब ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, ये जो पर्वतीय मिट्टी है वो पर्वतों के ढालों पर पाई जाती है, बिल्कुल एक पतली सी लेयर की वजह से। ठीक है, जो पर्वतीय मिट्टी है वो पर्वतों के ढालों के ऊपर पाई जाती है इस तरीके से। ठीक है,
साथ ही साथ इसका जो ऊपरी भाग है, जो सपाट क्षेत्र है, जरूरी नहीं है कि पर्वतों की केवल चोटी रहती है, पर्वत इस तरीके से सपाट भाग भी रहते हैं। ठीक है, तो पर्वतों का जो ये ऊपर का सपाट भाग है, ठीक है, यहाँ पर, साथ ही साथ इसका जो किनारा वाला भाग है, यहाँ पर हमें हमेशा क्या देखने को मिलती है, पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम थोड़ा आगे बात करें, वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में अपक्षालन के कारण यह मृदा अम्लीय होती है। ठीक है, अब देखो वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में अपक्षालन की वजह से, अब देखो शायद आप इसको अपक्षालन कह दो, इसको निक्षालन भी कह देते हैं। ठीक है, निक्षालन कह दो चाहे अपक्षालन कह दो। तो जिन पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त तरीके से बारिश होती है, वहां पर जो ये पर्वतीय मिट्टी होती है उसमें अम्लीयता का गुण होता है। जैसे आप मानसिन राम के जो पर्वत हैं उनकी बात कर लो। ठीक है, गोरा खासी जैनतीता पर्वतमाला, जिनकी वजह से मानसिन राम में चेरापूंजी में बहुत जबरदस्त तरीके से बारिश होती है। ठीक है, या जो पश्चिमी घाट है उसका जो पश्चिमी पर्वतीय श्रृंखला है उसकी बात कर लो, यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से बारिश होती है। यह पर्वतीय भी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर अम्लीय प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, ढाल पर स्थित होने के कारण मृदा बागानी फसलों की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। जो पर्वतीय मिट्टी है वो बहुत विशेष रूप से उपयोगी होती है बागानी फसलों की खेती के लिए। ठीक है, यहाँ पर इसके जो पर्वतीय किनारे वाले जो भाग है यहाँ पर बाग लगा दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिड्डी नुमा तरीके से खेती की जाती है, सिड्डी नुमा। ठीक है, पर्वतों के किनारों पर इस तरीके से सिड्डियां बना दी जाती हैं। ठीक है, और फिर इन सीढ़ियों पर क्या लगा दिए जाते हैं, इस तरीके से बाग लगा दिए जाते हैं। क्या लगा दिए जाते हैं, इस तरीके से यहाँ पर बाग लगा दिए जाते हैं। ठीक है, चाय, कव्वा, मसाले और फलों की कृषि इसी मृदा में की जाती है। ठीक है, चाय की खेती हो गई, कव्वा की खेती हो गई, इसको कॉफी भी कहा जाता है। इसके अलावा मसालों की खेती हो गई, विभिन्न प्रकार के फलों की खेती हो गई, स्पेशली तरीके से जो ड्राई फ्रूट है ना उनकी खेती पर्वतीय मिट्टी में की जाती है, चाहे वो अखरोट हो चाहे वो बादाम हो। ठीक है, और इसके अलावा जो भी बाकी के ड्राई फ्रूट है उनकी खेती पर्वतीय मिट्टी में की जाती है। ड्राई फ्रूट में जैसे अखरोट हो गए, बादाम हो गए, इनकी जो खेती है वो हिमालय प्रदेश में की जाती है। सेब की खेती हिमालय प्रदेश में की जाती है। हिमालय प्रदेश में क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ड्राई फ्रूटों में काजू शामिल होता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि काजू की खेती कहाँ पर होती है, जो कि ऑलमोस्ट आपको पता चल चुका होगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखो पर्वतीय क्षेत्रों पर मोस्टली जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, जो झूमिंग प्रकार की खेती करती हैं, झूमिंग खेती कह दो चाहे आप स्थानांतरित खेती कर दो, कह दो, बात एक ही है। जैसे ये कोई पर्वत है, ठीक है, अब ये लोग यहाँ पर जनजाति के लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर खेती करेंगे, फिर कुछ समय बाद यहाँ पर खेती करने लग जाएंगे, फिर कुछ समय बाद यहाँ पर खेती करने लग जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पर खेती करेंगे, फिर वो लोग कुछ समय बाद यहाँ खेती करेंगे, फिर ये लोग कुछ समय बाद यहाँ पर खेती करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर स्थानांतरित खेती होती है। स्थायी रूप से खेत नहीं बनाए जाते यहाँ पर जनजातियों के द्वारा। ये जनजाति के जो लोग हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार खेतों को भी परिवर्तित करते रहते हैं। ठीक है, स्थिति को भी परिवर्तित करते रहते हैं। वनों की कटाई कृषि कार्य के विस्तार में इस मृदा प्रदेश में भूमि क्षरण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब देखो क्या हो रहा है, आजकल भूस्खलन बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। भूस्खलन बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, उसका सबसे मुख्य कारण क्या है कि जो पर्वत के किनारे वाले भाग थे यहाँ पर खेती करने के लिए वनों को काटा जा रहा है, जंगलों को जलाया जा रहा है। जब वन कट जाएंगे या जंगलों को काट दिया जाएगा तो क्या होगा, पर्वत के जो किनारे वाले भाग, जो ढाली भाग हैं, वहां पर क्या होंगे, वृक्षों की मात्रा कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से भूस्खलन की जो संभावना है वो ज्यादा हो जाएगी। अब देखो आपके दिमाग में आया होगा कि पर्वत है जो भूस्खलन को किस तरीके से रोकते हैं। देखो मैं समझाता हूँ। सपोज दैट ये कोई पर्वत है, इसकी कुछ इस तरीके से जड़ें फैली हुई है, फिर एक पर्वत ये इसकी जड़ें फैली हुई है, फिर इस तरीके से ये पर्वत है इसकी जड़ फैली हुई है, फिर इस पर्वत की जड़ फैली हुई है, फिर इस पर्वत की जड़, फिर इस पर्वत की जड़, यहाँ पर इस पर्वत की जड़ फैली हुई है, फिर इस पर्वत की जड़ फैली हुई है, फिर इस पर्वत की जड़, फिर सॉरी पेड़ की जड़, पर्वत की नहीं पेड़ की जड़। जैसे ये पर्वत है, ठीक है, यहाँ पर पेड़ पर्वत है और यहाँ पर इस तरीके से पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर क्या लगे हुए, पेड़ लगे हुए हैं।
अब इन पेड़ों की जो जड़ है इस पर्वत के आंतरिक भाग तक विस्तृत है, इस तरीके से आंतरिक भाग तक विस्तृत है इन पेड़ों की जड़, और इन पेड़ों की जो जड़ है वो कुछ इस तरीके से फैली हुई है। ठीक है, इस तरीके से इन पेड़ों की जड़ें इस पर्वत के आंतरिक भाग में फैली हुई है। अब ये जड़ें क्या काम कर रही हैं, इस मिट्टी को बांधे रखने का काम कर रही हैं। जो ये पर्वतीय मिट्टी है इसको बांधे रखने का काम कर रही है, इसको जोड़कर रखने का काम कर रही है। तो यदि पर्वत के किनारे वाले भाग पर वृक्षों की मात्रा अधिक होगी तो वहां पर भूस्खलन कम होगा, क्योंकि जो पर्वत की जड़ें हैं वो उस मिट्टी को बांध कर रखने का काम कर रही हैं। यदि पर्वत के किनारों के ऊपर वृक्षों की मात्रा बहुत कम होगी तो वहां पर भूस्खलन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर पर्वत नहीं है, मतलब जड़ नहीं है, जड़ नहीं है तो मतलब जो भूमि को बांधे रखने का काम है वो किसी भी तरीके से नहीं होने वाला। ठीक है, तो वनों की कटाई हो रही है बहुत जबरदस्त तरीके से पर्वत के ढालों पर, ताकि खेती का सही ढंग से विस्तार किया जा सके। खेती के विस्तार के लिए वनों की कटाई हो रही है, तो उसकी वजह से भूस्खलन की जो समस्या है या भूमि क्षरण की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन जबरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही है। ठीक है, और यही कारण है कि इस मध्य प्रदेश में वनीकरण को प्रधानता दी गई है। अब गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से स्कीम चला रही है, पर्वतों के किनारों पर या पर्वतों के ऊपर जबरदस्त तरीके से पेड़ लगा रही है ताकि भूस्खलन को रोका जा सके। ठीक है, यह मृदा मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत का पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट तथा प्रायद्वीप भारत की जितनी भी पहाड़ियां हैं वहां पर विस्तृत है। अब आपको भारत की पहाड़ियों के बारे में तो पता होगा ना कि भारत में कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से मैं बता चुका हूं भारत की जितनी भी पहाड़ियां उन सभी के बारे में। तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि भारत में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियां कौन कौन से राज्य में स्थित हैं, और जितने भी पहाड़ियां हैं उन सभी पहाड़ियों में हमें क्या देखने को मिलती हैं, पर्वतीय मिट्टी या वन्य मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। तो आपको ये अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है सभी के सभी कैंडिडेटों को। यदि यहाँ से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ ले तो भी आप उसको ठीक कर सको, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका हर एक क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, फिर चाहे एग्जामिनर क्वेश्चन को कितना भी क्यों ना घुमाए फिराए। अब जो पर्वतीय मिट्टी है इसके भी अलग अलग प्रकार है, जैसे पथरीली मिट्टी हो गई, चूना युक्त मिट्टी हो गई और आग्नेय मिट्टी हो गई। अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं कि पथरीली मिट्टी क्या होती है, चूना युक्त मिट्टी क्या होती है और आग्नेय मिट्टी क्या होती है। ये तीनों के तीनों किसके प्रकार है, पर्वतीय मिट्टी के प्रकार है। देखो पथरीली मिट्टी, हिमालय के दक्षिणी भाग में पथरीली मिट्टी की प्रचुरता देखने को मिलती है। इन्हें नदियों ने लाकर एकत्र किया है। जैसे सपोज दैट ये हिमालय पर्वत है, यहाँ से कोई नदी प्रवाहित हो रही है, इस तरीके से कोई नदी प्रवाहित हो रही है, इस तरीके से कोई नदी प्रवाहित हो रही है। तो अब इसके जो किनारे वाला ये वाला जो भाग है पर्वत का, ठीक है, जहां पर ये नदी इस तरीके से बह रही है, तो यहाँ पर हमें जो मिट्टी देखने को मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, पथरीली मिट्टी कहते हैं। ये पथरीली मिट्टी हो गई, ये पथरीली मिट्टी हो गई। ठीक है, तो जो पर्वत के किनारे वाले भाग हैं या जो पर्वत के दक्षिणी भाग है वहां पर हमें पथरीली मिट्टी देखने को मिलती है। यहाँ पर ये जो पथरीली मिट्टी है ये इन पर्वतों से प्रवाहित होने वाले नदियों के द्वारा लाकर जमा की गई है। सपोज दैट यहाँ से कोई नदी निकल रही है, ये अपने साथ क्या करेगी, बहुत सारे कंकड़ पत्थरों को बहा कर लेकर आएगी और इन सभी को ले जाकर यहाँ पर इस तरीके से जमा कर देगी। यहाँ पर ये नदी निकली, यहाँ से ये अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थरों को बहा कर लेके आएगी और इन सभी को यहाँ लाकर ये जमा कर देगी। ठीक है, तो इससे इस क्षेत्र में क्या हो जाएगी, पत्थरों की बहुत ज्यादा प्रधानता हो जाएगी, यहाँ पर पत्थरों की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पथरीली मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, पथरीली मिट्टी कहते हैं। इसमें पत्थर कंकड़ अधिक होते हैं, इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं, परंतु दुंदु व कांगड़ घाटी, आसाम व दार्जिलिंग क्षेत्र में बारीक कण वाली चिकनी पथरीली मिट्टी भी पाई जाती है, जो कि सामान्य चाय और आलू की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। अब आपको पता होना चाहिए दुन घाटी, कांगड़ा घाटी, असम और दार्जिलिंग की जो क्षेत्र है वहां पर चिकनी बारीक कण वाली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा पर्वतों का जो दक्षिणी भाग है वहां पर मोटे कण वाली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। हम अब आगे डिस्कस करते हैं चूना युक्त मिट्टी के बारे में। मसूरी, ठीक है, मसूरी, नैनीताल, चक्राता आदि क्षेत्रों में चूना युक्त मिट्टी देखने को मिलती है। बरसात के कारण अधिकांश चूना बह जाता है
और भूमि अनुत्पादक व बीहड़ युक्त हो जाती है। ऐसी भूमि में केवल चीड़ व साल आदि के वन उगते हैं। घाटियों में जहां कहीं यह मिट्टी जमी हुई अवस्था में पाई जाती है वहां पर चावल की खेती की जाती है। अब चूना युक्त मिट्टी का मतलब क्या है? चूना युक्त मिट्टी का मतलब एक ऐसी मिट्टी से जिसमें चूने की प्रधानता है, जिसमें चूने पत्थर की प्रधानता है, लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से बारिश होने की वजह से जो वो चूना था वो जल के साथ घुलकर बह गया। अब इस मिट्टी में क्या हो गई? चूने का अभाव हो गया, चूने की बिल्कुल कमी हो गई। अब इस क्षेत्र में क्या है? केवल कंकड़ पत्थर युक्त मिट्टी पाई जाती है, जो कि खेती के लिए क्या है? पूर्ण रूप से अनुपयुक्त है, अनुपजाऊ है। ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा बीहड़ देखने को मिलते हैं। अब बीहड़ क्यों देखने को मिलते हैं? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बीहड़ का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि बीहड़ का मतलब क्या होता है। बीहड़ हम क्या कहते हैं? जैसे नले नाकले बोलते हैं ना गाँव में, कि नले पड़े हुए हैं। ठीक है, नले, हम उस साइड, हमारे साइड में नला शब्द उपयोग करते हैं। जैसे ये आपका धरातल है, इसके ऊपर यहाँ पर छोटी छोटी घाटियां बनी हुई हैं इस तरीके से। ठीक है, घाटियां बनी हुई है इस तरीके से, छोटी छोटी इस तरीके से। ठीक है, तो इन घाटियों को या गहरे खड्डों को क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। ठीक है, ये जो घाटियां हैं, ये जो गहरे गहरे खड्डे हैं, इनको क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। अब चूना युक्त क्षेत्र में या चूना युक्त मिट्टी में हमें बीहड़ क्यों देखने को मिलते हैं? जैसे ये हमारा संपूर्ण धरातल है, इसमें ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर क्या थे? चूने की चट्टानें थी। एक ये क्षेत्र था जहां पर चूने की चट्टान थी। एक ये क्षेत्र है जिसमें चूने की चट्टान है। एक ये क्षेत्र है जिसमें चूने की चट्टान है। ठीक है, एक ये क्षेत्र है जिसमें चूने की चट्टान है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बारिश हुई। ठीक है, बारिश हुई तो इन चट्टान, ये जो चूने की चट्टान थी, इनके ऊपर क्या गिरी? पानी की बूंदें गिरी। तो जैसे इन चूने की चट्टानों के ऊपर जल गिरा तो जल क्या हुआ? इन चूने की चट्टानों के साथ क्रिया किया, रासायनिक क्रिया हुई। किस किस के बीच में? चूना पत्थर की इन चट्टान और जलों के बीच में। और जो चूना पत्थर था वो जल के साथ क्रिया कर छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक कणों में विभक्त हो गया। चूना पत्थर के जो कण थे वो जल में घुल गए। ठीक है, जल उन चूना पत्थर के कणों को घुलाकर और बह गया। ठीक है, अब वहां पर क्या बन गया? बिल्कुल खाली जगह बन गई। वहां पर जहां पर पहले चट्टान थी चूने की, वो चूना जल के साथ घुला, जल के साथ घुलकर वो बह गया। अब उस क्षेत्र में क्या हो गया? एक खड्डा बन गया, और उन खड्डों को ही हम क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। जैसे ये बीहड़ बन गया, एक ये बीहड़ बन गया, एक ये बीहड़ बन गया, एक ये बीहड़ बन गया। ठीक है, इसके अलावा एक ये बीहड़ बन गया। ठीक है, ये खड्डे बन गए। इन खड्डों को क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। ठीक है, और जहां पर चूना पत्थर की चट्टानें नहीं थी, जहां पर आज भी बिल्कुल समतल प्राय धरातल है, तो वहां पर चावल की खेती की जा रही है। उसके बाद हम आग्नेय मिट्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। हिमालय के अनेक भागों में ज्वालामुखी उद्गार से ग्रेनाइट तथा डायोराइट आदि आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है भाई, हिमालय के अनेक भागों में क्या हुआ? ज्वालामुखी उद्गार हुआ। ज्वालामुखी उद्गार की वजह से वहां पर ग्रेनाइट और डायोराइट जैसी आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। इससे यहाँ पर आग्नेय मृदा बनी, और इन मिट्टियों में नमी धारण करने की शक्ति होती है, जिससे इन पर कृषि की जाती है। ठीक है भाई, हिमालय के भी कुछ कुछ भागों में क्या हुआ? ज्वालामुखी उद्गार हुआ। जब हिमालय के कुछ भागों में ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो वहां पर क्या निकला? लावा निकला। उस लावा से ग्रेनाइट और डायोराइट जैसी आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। ग्रेनाइट और डायोराइट जैसी आग्नेय चट्टानों से क्या बनी? ग्रेनाइट व डायोराइट जैसी आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से क्या बना? बारीक बारीक मिट्टी के कण बने, और उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? आग्नेय मिट्टी कहते हैं। अब ये जो आग्नेय मिट्टी है ना, इसकी जल को धारण करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी खासी रहती है। मतलब इस मिट्टी में नमी की मात्रा प्रॉपर में रहती है। ध्यान रखना, जिस मिट्टी में नमी की मात्रा प्रचुर होती है उस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा भी प्रचुर होती है। क्योंकि नमी की मात्रा अधिक है, मतलब उसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई वनस्पति तो उगती रहेगी। और जब वनस्पति उगती रहेगी तो वो वनस्पति के पत्ते, टहनी जमीन के अंदर टूट टूट कर गिरेंगी, फिर वो सड़ेंगी, गलेंगी। उससे क्या होगा? जमीन में ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, जिस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है उस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है।
जिस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, वो जो जमीन है वो कृषि के लिए बहुत अच्छे तरीके से उपयुक्त होती है, मतलब वो जमीन कृषि के लिए उपजाऊ होती है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट कॉन्सेप्ट है जिनको आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जो पर्वतीय मिट्टी है, जो वन्य मिट्टी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई कि नहीं आई, एक बार जल्दी जल्दी सभी के सभी कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। चलो, तो अब हम जो शुष्क और मरुस्थलीय मृदा है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसको मेरे अनुसार आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस नाम से ही आप समझ चुके होंगे कि इस मिट्टी की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। देखो, यहाँ पर शुष्क की बात की जा रही है, मतलब बिल्कुल शुष्क मृदा है, मतलब ये मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर बारिश कम होती है। मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं इसको। तो मरुस्थलीय शब्द भी हमें ये बता रहा है कि ये मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर बारिश कम होती है। ठीक है, इस मिट्टी का जो विकास है वो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु वाली दशाओं में होता है। जिन क्षेत्रों में शुष्क या अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है वहां पर इस मिट्टी का विकास होता है। यह मिट्टी उन क्षेत्रों में अच्छे तरीके से विकसित होती है जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ये मिट्टी भारत की 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। ये मिट्टी रेतीली से लेकर बजरी युक्त हो सकती है। ठीक है, आपने यदि नहीं देखा हो, क्योंकि जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें बालू मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, बालू मिट्टी की खासियत क्या है कि उसमें आप कितना भी पानी डाल लो वो पानी तुरंत को सोख लेती है पानी को। ठीक है ना, पानी को तुरंत ही सोख लेती है, इतनी वो रहती है। दूसरा, बालू मिट्टी के जो कण होते हैं मोटे मोटे होते हैं और कणों के बीच में गैप ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से जो सूर्य का प्रकाश है उसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो दिन में ये बहुत जबरदस्त तरीके से गर्म हो जाती है। इसमें आप पैदल तो चल ही नहीं सकते, नंगे पांव यदि आपने चल लिया तो 100% तरीके से आपके पांव खराब हो जाएंगे, इतनी गर्म हो जाती है। ठीक है, जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसके बाद ये तुरंत बहुत जबरदस्त तरीके से ठंडी हो जाती है, क्योंकि ये तुरंत जो पूरे दिन भर इसने उष्मा को अवशोषित किया था इसको तुरंत ये निष्कासित कर देती है। ठीक है, तो ये जो मिट्टी है रेतीली मिट्टी, इसकी सबसे खास बात यही है कि बहुत तेजी से तो गर्म हो जाती है और बहुत तेजी से ठंड हो जाती है। इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है। वर्तमान समय में दिन में तो जबरदस्त तरीके से गर्मी लगती है क्योंकि मिट्टी बहुत जबरदस्त तरीके से गर्म हो जाती है। रात को ठंड लगती है क्योंकि ये मिट्टी जबरदस्त तरीके से ठंडी हो जाती है। और यदि मैं बात करूं सर्दियों के मौसम में, तो सर्दियों के मौसम में भाई यहाँ पर जो रात को मिट्टी का जो टेम्परेचर वो 1 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। और यदि मैं जून की बात करूं तो जून में इस मिट्टी का दिन में दोपहर के समय जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल रेतीली होती है जिसको बालू मिट्टी क्या कहते हैं, बालू मिट्टी कहते हैं। और यदि आप पहचानना चाहो तो जिस तरीके से बजरी होती है ना, लगभग उससे उससे मिलती जुलती मिट्टी होती है ये। ठीक है, इसमें जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें घुलनशील लवणों का प्रतिशत अधिक पाया जाता है जबकि नमी और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। यह मिट्टी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में पाई जाती है। सिंचाई की सुविधा के विकास से इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, यहाँ पर जो भूमिगत जल स्तर बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। तो और दूसरा यहाँ पर बारिश नहीं होती। ठीक है, तो यदि आप इसको यूज करना चाहते हो तो आप सिंचाई की कोई भी सुविधाएं विकसित कर लो। जैसे इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया है इस क्षेत्र में, जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया है। तो इंदिरा गांधी नहर ने जो पश्चिमी राजस्थान का रुख है उसको कंप्लीटली बदल दिया है। जहां पर पहले पूरा पश्चिमी राजस्थान बिल्कुल सूखा पड़ा रहता था, आज वहां पर बिल्कुल अच्छे तरीके से हरियाली है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर खेती का काम हो रहा है। ठीक है, राजस्थान का गंगानगर जनपद आज खाद्यान्न और कपास का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बन गया है। भाई इंदिरा गांधी नहर की वजह से ही जो गंगानगर वो राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है, जबकि एक ऐसा भी टाइम था जब गंगानगर में किसी भी फसल का उत्पादन नहीं होता था। आगे हम लवणीय और क्षारीय मिट्टी के बारे में बात करते हैं। देखो, लवणीय क्षारीय मृदाओं को हम ऊसर मिट्टी भी कहते हैं, ऊसर मृदा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ऊसर मृदा भी कहा जाता है। इन मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः ये अनउर्वर होती हैं। भाई सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा है जो इन मिट्टियों में अधिक होती है, जिसकी वजह से ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। ठीक है, इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अफवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ जाती है।
भाई लवणीय मिट्टी, इसमें लवण की मात्रा ज्यादा है। जब जिस मिट्टी में लवण की मात्रा ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वो किसी भी तरीके से यूजफुल नहीं होगी, क्योंकि लवण यदि अधिक होगा तो पेड़ को गला देता है। आप ऐसा कर सकते हो, सपोज दैट आपके पास कोई पेड़ लगा हुआ तो उसमें नमक में पानी घोल के और फिर उस पेड़ में डाल देना, वो पेड़ पूरा पूरा गल जाएगा। नमक इतना खतरनाक होता है, ठीक है। तो लवणीय मिट्टी में लवणता की मात्रा ज्यादा है, इसमें कोई पेड़ अपना विकास कर ही नहीं पाएगा। मतलब यहां तक कि आप बीज उगाओगे ना तो वो बीज पूरा पूरा गल जाएगा, बीज अंकुरित नहीं होगा। यदि आपने अंकुरित बीज डाल दिया तो वो पूरा पूरा बीज डैमेज हो जाएगा। यदि आपने एक पौधा लगाया तो कुछ समय बाद में वो पौधा नीचे से गलने लग जाएगा और वो पौधा खराब हो जाएगा, ठीक है। लवणीय जो मिट्टी है जिसको हम ऊसर मिट्टी कहते हैं, भाई क्षारीय मिट्टी में क्षारीयता का गुण पाया जाता है। एक अम्लीय होती है, एक क्षारीय होती है, ठीक है। तो जहां पर लवणता की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर क्षारीयता की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो लवणीय मिट्टी है उसको हम क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं, इसको हम ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है। लवणों की अधिक मात्रा होने की वजह से यहाँ पर किसी तरीके से किसी भी वनस्पति का विकास नहीं होता। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र का जो शुष्क क्षेत्र है उसमें ये मिट्टी विस्तृत है, ठीक है। यहाँ की केशिकाकर्षण क्रिया, यहाँ की केशिकाकर्षण क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण धरातल पर एक सफेद परत के रूप में दिखाई देते हैं। इन उपजाऊ क्षेत्रों को रेह, कल्लर, ऊसर, रादड़, भूर, चौपन आदि नामों से जाना जाता है। अब देखो ये जो मिट्टी है इसमें लवणता की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि सपोज दैट आपने खेत की सिंचाई की, खेत की सिंचाई करने के बाद जब वो पानी सूख जाएगा और जब आप उस खेत को दूर से देखोगे तो आपको एक खेत के ऊपर सफेद चादर दिखाई देगी। क्या देगी? एक व्हाइट लेयर दिखाई देगी, सफेद चादर दिखाई देगी। वो सफेद चादर किसकी है? लवणों की है, ठीक है। तो इतना ज्यादा लवण होने की वजह से ये मिट्टी बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, ठीक है। लवणीय क्षारीय मात्रा को अलग अलग मिट्टी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसको कहीं पर रेह कहा जाता है, कहीं पर इसको कल्लर कहा जाता है, कहीं पर इसको ऊसर कहा जाता है, कहीं पर राठड़ कहा जाता है, कहीं पर भूर कहा जाता है और कहीं पर चौपन कहा जाता है, ठीक है। हाल ही के वर्षों में नहर सिंचाई क्षेत्रों के विस्तार से ऐसी मिट्टियों का क्षेत्र बढ़ गया है, ठीक है। वही पहले जो लवणीय मिट्टी थी उसकी मात्रा कम थी, लेकिन आजकल जबरदस्त तरीके से नहरों के द्वारा सिंचाई हो रही है। जैसे आप पश्चिमी राजस्थान की बात कर लो, वहां पर बहुत सारी नहरें निकाल दी गई, नहरों से सिंचाई हो रही है। अब जिन क्षेत्रों में नहरों के द्वारा सिंचाई होती है ना उन क्षेत्रों की मिट्टी में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि जब मैंने समझाया था कि लवणीय मिट्टी का निर्माण किस तरीके से होता है। भाई जिस क्षेत्र में सिंचाई ज्यादा होती है, चाहे वो भूमिगत जल से हो रही हो चाहे वो नहरों के द्वारा हो रही हो, उस मिट्टी में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो लवणीय मृदा का निर्माण किसके द्वारा होता है? अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में होता है। इसकी संरचना बलुई से लेकर दूमटी के बीच पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन और चूने की मात्रा बहुत कम होती है। सुप्रवाह, चूना या जिप्सम के प्रयोग या लवण रोधी फसल जैसे बरसीम, चावल, गन्ना, आंवला, जामुन, फालसा, अमरूद, पाइराइड्स का प्रयोग कर इन मृदाओं को सुधारा जा सकता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो मिट्टी है आपने जैसे लगातार सिंचाई की, सपोज दैट आपका क्षेत्र है जहां पर लवणीय जल है। अब लवणीय जल से आप अपने खेत की सिंचाई करोगे, आपने अपने खेत की 5-7 बार सिंचाई कर दी, उसके बाद आप देखोगे तो आपके खेत के ऊपर एक बिल्कुल व्हाइट कलर की लेयर दिखाई देगी, बिल्कुल व्हाइट कलर की, जिसको आप आसानी से पहचान पाओगे। 2-3 साल तक लगातार आप ऐसे सिंचाई करते जाओगे तो वो क्या होगा, जो लवण है उसकी कुछ कुछ मात्रा पृथ्वी के या भूमि के आंतरिक भाग में चली जाएगी, ठीक है। आंतरिक भाग में जाकर जो रंध्र, जिन रंध्रों के माध्यम से जो जल है वो भूमि के अंदर की ओर जाता है, उन रंध्रों में जाकर जमा हो जाएंगे ये लवण, ठीक है। उसके बाद जब लवण उन रंध्रों में जाकर जमा हो जाएंगे तो भूमिगत जल नीचे, जो धरातल का जल वो नीचे नहीं जा पाएगा, तो पूरे पूरे खेत में हमेशा पानी भरा रहेगा। मतलब जड़ों तक पानी भी नहीं पहुंच पाएगा और खेतों में पानी भी भरा रह जाएगा। इसको मैं एक डायग्राम बना के समझा देता हूं, ठीक है। सपोज डेट ये आपका खेत है, ठीक है। अब इस खेत में इस तरीके से बारीक बारीक कण है, ठीक है। इस तरीके से मिट्टी के बीच में बारीक बारीक छिद्र होते हैं और इन छिद्रों के माध्यम से जो जल है वो क्या होता है, भूमि के अंदर जाता है, मृदा के अंदर जाता है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे छिद्र, जिन छिद्रों के माध्यम से जो जल है वो नीचे की ओर जाता है। अब आपने अपने खेत में पानी दिया, ठीक है।
आपका जो पानी था उसमें लवणता की मात्रा बहुत ज्यादा थी, ठीक है, आपने अपने खेत में ये पानी दे दिया, पानी भर दिया, अब इसमें लवणता की मात्रा ज्यादा थी, तो अब ये जो लवण है ना वो क्या करेगा, इन छिद्रों में आकर भर जाएगा। कौन से छिद्रों में, इन वाले छिद्रों में आकर भर जाएगा ये लवण, ठीक है। जब लवण इन छिद्रों में आकर भर जाएगा तो ये लवण छिद्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। भाई लवण इन छिद्रों में आकर भर गया तो अब ये छिद्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जब ये छिद्र बंद हो जाएंगे तो पानी अब नीचे जाना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी नीचे की ओर जाना बंद हो जाएगा, पानी का जमीन की ओर रिसना बंद हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर कोई इस तरीके से एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब भाई इसके ऊपरी भाग में यहाँ पर क्या भरा हुआ, जबरदस्त तरीके से पानी भरा हुआ है, ठीक है। और इस पेड़ की जो जड़ है उनको 1% भी पानी नहीं मिल पा रहा है। क्यों, क्योंकि जो जल है वो रिस कर भूमि के अंदर नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि जो रंध्र थे उनमें लवण आकर सेट हो गया, जिसकी वजह से वो रंध्र बंद हो गई, जिसकी वजह से पानी नीचे की ओर नहीं रिस रहा। पानी नीचे की ओर नहीं रिस रहा मतलब जो पेड़ थे उनकी जड़ों को प्रॉपर वे में पानी नहीं मिल रहा। जब जड़ों को पानी नहीं मिल पाएगा तो पेड़ क्या होंगे, धीरे 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 सूखना शुरू कर देंगे, और एक ऐसा समय आएगा कि ये जो पेड़ पूर्ण रूप से सूख जाएंगे पानी की कमी की वजह से। जबकि जमीन के ऊपरी भाग में, धरातली भाग पर पानी भरा हुआ है खेत में, लेकिन फिर भी पानी के अभाव की वजह से पेड़ सूख जाएंगे, क्योंकि उन पेड़ों की जड़ों को 1% भी पानी नहीं मिल पाए, ठीक है। जहां तक का समझ में आ गया, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सी फसलों की खेती की जाती है। पाइराइटस हो गया, इसके अलावा अमरूद हो गया, फालसा हो गया, जामुन हो गया, बरसीम हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, आंवला हो गया। चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, तंबाकू आदि की खेती की जाती है। ये अनउर्वर मिट्टियां रेह, कल्लर, असर, राथड़, थूर, चोपर आदि के नामों से पुकारी जाती है, आदि के नामों से जानी जाती है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं पिट और दलदली मृदा के बारे में, कि पिट मृदा क्या होती है, दलदली मृदा क्या होती है। इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखो पिट मिट्टी क्या होती है। आर्द्र क्षेत्रों में अधिक जैव पदार्थों के संचलन से बनती है, ठीक है। जैव पदार्थों की अधिकता की वजह से या जैव पदार्थों के अधिक संचलन की वजह से पिट मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें जो जैव पदार्थों की मात्रा वो 40 से 50% के बीच पाई जाती है। ये मिट्टियां वर्षा ऋतु में जल में डूबी रहती हैं। बाद में इन पर चावल की कृषि की जाती है। ये काली, भूरी, अति अम्लीय मृदाएं होती हैं। इनमें लवण व जैव पदार्थों की अधिकता होती है, परंतु फॉस्फेट, पोटास की इनमें कमी देखने को मिलती है। ये मिट्टियां मुख्यतः केरल और तमिलनाडु राज्यों में पाई जाती हैं। केरल में इस मृदा में नमक का अंश भी देखने को मिलता है, इसलिए केरल में पिट मिट्टी को काली मिट्टी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दलदली मिट्टियों के बारे में बात करें, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है, इसके अलावा उत्तरी बिहार का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा जनपद है, वहां पर ये दलदली मिट्टियां पाई जाती हैं। ये मिट्टियां प्राय अम्लीय प्रकार की होती हैं। इनमें जैविक पदार्थों की जो मात्रा वो कितनी होती है, 40 से 50% के बीच में होती है, ठीक है। जलाक्रांति व अवायविक दशाओं में इसका निर्माण होता है। इसमें फेरस आयरन होने के कारण इसका रंग नीला होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि दलदली मिट्टी का रंग नीला होने का मुख्य कारण क्या है, फेरस आयरन है। फेरस आयरन की वजह से दलदली मिट्टी का रंग कैसा होता है, नीला होता है। इसमें धान का उत्पादन किया जाता है। तटीय क्षेत्रों में इस मृदा में मैग्रोव वनस्पति मिलती है, ठीक है। तो जो मैग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहां पर देखने को मिलती है, दलदली मिट्टी में देखने को मिलती है। डेल्टाई भागों में दलदली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, जो डेल्टाई क्षेत्र वहां पर सामान्यतः दलदली मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि डेल्टाई भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और सभी के सभी कैंडिडेटों को अच्छे से पता होना चाहिए ये। उसके बाद हम थोड़ा आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये जितनी भी मिट्टियां हैं इनको हमने एक टेबल बनाकर एक साथ लिख दिया।
ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप इनको अच्छे तरीके से याद कर सको। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, जो टेबल बनाई है उसमें अलग अलग ब्लॉक बनाए। जैसे एक ब्लॉक में हमने यहाँ पर शामिल कर दिया किसको, जलोढ़ मृदा का नाम कर दिया, फिर कौन सी कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है, यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी फसलें उत्पादित की जाती हैं, इनमें कौन से पोषक तत्वों की प्रचुरता है और इस पे कौन से पोषक तत्वों का अभाव है। ठीक है, तो ये जो टेबल है ओवरऑल एक तरीके से हम कह सकते हैं अब तक हमने जितने भी मृदाएं पढ़ी हैं उन सभी का क्या सार है, उन सभी का क्या है कंक्लूजन है। ठीक है, तो आप इस अकेली टेबल को अच्छे तरीके से याद करके और जो मेन फैक्ट है, मेन जो पॉइंट है मृदाओं से लेकर, उनको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं मृदा क्षरण, उसकी समस्या और उसका संरक्षण, कि जो मृदा का क्षरण हो रहा है उससे क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं, उसका हम किस तरीके से संरक्षण कर सकते हैं। मृदा निम्नीकरण और मृदा अपर्दन। ठीक है, मृदा निम्नीकरण क्या होता है, मृदा का अपर्दन किस तरीके से हो रहा है, इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर अच्छे तरीके से मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, मृदा अपर्दन के जो प्रकार है जैसे बूंद अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, धारा चैनल अपर्दन, इसको हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से मेंशन कर रखा है। ठीक है, मृदा अपर्दन के जो इफेक्ट हैं, इम्पैक्ट ऑफ सोइल इरोजन, तो इसको हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से मेंशन कर रखा है। जल अपर्दन से जो प्रभावित क्षेत्र है, जैसे जल अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र, वायु अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र, वायु व जल अपर्दन दोनों के द्वारा प्रभावित क्षेत्र यहाँ पर मेंशन कर रखा है। मृदा संरक्षण के द्वारा जितने भी उपाय हैं वो सभी के सभी हमने यहाँ पर सेव कर रखा है। ठीक है, तो आप एक बार इनको अच्छे तरीके से रीड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर समझने का कुछ नहीं, केवल याद करने का है। यदि फिर भी किसी तरीके से कोई समझने में दिक्कत आए तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप इन पर मेरे से व्हाट्सअप पर चैट कर लेना, कॉल कर लेना। यदि आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।